सोनम पूरे 1 साल बाद अपने ससुराल आई है और उसका पति शिवम चंडीगढ़ में जॉब करता है। उड़ीसा से इतनी दूर आना जाना कम ही हो पाता है। सोनम पढ़ी लिखी आज़ाद ख्याल की लड़की है। 2 बच्चे हैं। ससुराल में आती है तो यही कोशिश रहती कि अपना काम वह खुद कर सके। उसके बच्चे क्या खाते हैं, उनकी पसंद का खाना वह खुद बनाए। साथ में सारे परिवार के लिए भी वह किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती है। उसकी सासू माँ थोड़ी रूढ़िवादी किस्म की है। सुबह जल्दी उठो, बिना नहाए रसोई घर में ना जाओ, पल्लू रखो, कुछ भी बनाओ तो ठाकुर जी का भोग लगाओ, नाश्ता खाना जितनी बार बनाओ, हाथ धोना जरूरी है और हर बार किचन दोबारा साफ करो। खाना बनाते समय कोई भी चीज़ नहीं छूना है। खाना बना रहे हैं या तो पहले से ही सारी सामग्री निकाल लो या फिर बार बार हाथ धोते रहो। काम वाली बर्तन धोकर जाती है तो सासू माँ दोबारा से सारे बर्तन पानी से धुलवा कर रखती हैं। कभी कभी सोनम को उनकी आदत थोड़ी ख़राब लगती है, लेकिन वह फिर सोचती है उसे कौन सा यहाँ रहना है, जितने दिन के लिए आई है। जैसे सासू माँ कहती हैं वैसे करती जाती। सासू माँ वॉशिंग मशीन में पहले सारे पुरुषों के कपड़े धुलवाती है, फिर बच्चों के बाद में। सासू माँ की इस सोच पर लेकिन वह चुप रह जाती है। चुपचाप अपने सारे कपड़े और बच्चों के कपड़े हाथ से धोकर डाल देती है। जितनी देर इंतज़ार करो, अपना काम कर लो। बच्चों ने आज खाने में मैगी खाने के लिए बोला, वही बनाने की तैयारी कर रही है। तभी उसकी जेठानी आ गई और पूछने लगी, सोनम क्या बना रही हो? कुछ बनाना है तो मुझे बता दो, मैं बनाकर दे देती हूँ। तुम्हें सामान ढूंढने में तकलीफ होगी। कुछ नहीं दीदी, बच्चे मैगी के लिए कह रहे हैं, वही बनाने जा रही हूँ। सारा सामान मुझे मिल गया। अरे मुझसे बोल देती, मैं बना देती। लाओ मैं बना देती हूँ, तुम जाओ आराम कर लो। आप आराम करो, वैसे भी आप सुबह से थक गई हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो आप आराम कर ही सकती हैं। मैं बना लूँगी, मुझे पता है सारा सामान कहाँ रखा होता है। ठीक है तुम बनाओ, मैं तुम्हें सारा सामान निकाल कर देती जाऊँगी और रसोई घर में खड़े तुमसे बातें भी करती जाऊँगी। नहीं तो कहाँ से समय मिलता है। ओके, जैसी मर्जी आपकी, आप खाएंगी। नहीं ठीक है कहकर वह मैगी बनाने लगी। सोनम और जेठानी बातें करती जा रही है और मैगी बनाती जा रही है। 10 मिनट में मैगी बनकर तैयार हो गई। दूसरे दिन जब जेठानी जी किचन में खाना बना रही थी तो सोनम, दीदी आप थक गई होंगी। नहीं सोनम, तुम एक काम करो, खाने के लिए बोल दो। ऐसा 3-4 दिन तक जब भी वह किचन में जाती है तो जेठानी उसे या तो सलाद काटने को बोल देती या सब्जी काटने पर लगा देती है या टेबल लगाने पर लगा देती। बच्चों को बुला लो, खाना खिला दो, सबको देख लो खाना सही से खा रहे हैं या नहीं। लेकिन जब भी वह किचन में काम करने के लिए बोली, मैं सब्जी बना देती हूँ, मैं खीर बना देती हूँ, तो सासू माँ और जेठानी उसे मना कर देते या फिर वह अपने लिए चाय कॉफ़ी कुछ भी बनाने के लिए जाती तो कोई ना कोई सर पर सवार हो जाता है। मम्मा आपसे कितने दिन से कह रहे हैं हमारे लिए पाव भाजी बनाओ, कब बनाओगे आप पाव भाजी? 2-1 दिन रुक जाओ, फिर बना दूंगी। जल्दी करो, बड़ी मम्मी तो रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। मम्मा हमें आपके हाथ का खाना खाना है। ऐसा करो बेटा, सब कुछ तो अच्छा बनता है। बड़ी मम्मी के खाने में भी तो इतना स्वाद है। दोनों बच्चे शोर मचाने लगे, हमें आपके हाथ की पाव भाजी खानी है। आप बहुत अच्छे पाव भाजी बनाती हो। हमारी मम्मा वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाजी बनाती है। और मम्मा से पाव भाजी बनाने के लिए बोलने लगे। बच्चों की आवाज़ सुनकर जेठानी के बच्चे भी आ गए। चाची आप पाव भाजी बनाने वाली हो। आपने पिछली बार हमसे वादा किया था आप हमारा फेवरेट फालूदा बनाओगी, लेकिन आप बिना फालूदा बनाए चले गए थे। इस बार आपको हमारा फेवरेट फालूदा बनाना पड़ेगा। ठीक है बाबा, अभी तो मैं यही सब कुछ बना दूंगी। नहीं नहीं, आप हर बार ऐसे ही करते हो। हमें आज ही आपके हाथ का फालूदा खाना है। आप आज ही हमारे लिए फालूदा बनाओ। सारे बच्चे मिलकर चिल्लाने लगे। ठीक है, मैं रसोई में जाकर
देखती हूँ क्या व्यवस्था है और क्या सामान मंगवाना है। जो सामान नहीं होगा तो चाचा को बोल दूंगी लाने के लिए, नहीं तो फिर मैं कल तुम्हारे लिए फालूदा और पाव भाजी का सारा सामान ले आऊंगी, कहकर सोनम रसोई में चली गई। रसोई घर का दरवाज़ा बंद था। सासू माँ और जेठानी अपने कमरे में सो रहे थे। किसी को क्या जगाया जाए, मैं जाकर देख लेती हूँ क्या क्या सामान और क्या क्या नहीं है। ऐसा सोचकर सोनम किचन में आ गई। अभी वह फ्रिज खोलकर कुछ देख रही थी कि जेठानी की आवाज़ आई। क्या ढूंढ रही हो सोनम? जेठानी जी सामने खड़ी हुई थी। अरे आप तो सो रही थी। हाँ मैं सो रही थी, लेकिन तुम रसोई में क्या ढूंढ रही हो? वह दीदी, आज शाम को बच्चे फालूदा और पाव भाजी खाने के लिए बोल रहे हैं, सोचा देख लूं क्या क्या सामान है और क्या बाहर से मंगवाना है। अरे सोनम, शाम को बनाना है ना, आराम करो, कहके भाभी ने उसका हाथ पकड़ा और रसोई घर के बाहर ले आई और बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। यह देखकर सोनम को बहुत गुस्सा आया। एक मिनट दीदी, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं बाहर वाली हूँ। माना आप यहाँ हैं, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ। सोनम की तेज आवाज़ सुनकर सास ससुर और शिवम अपने कमरे से बाहर आ गए। क्या हुआ सोनम, क्यों बड़ी बहू से इतनी तेज आवाज़ में बात कर रही हो? सासू माँ ने गुस्से में पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, कहकर सोनम अपने कमरे में आ गई। क्या बात है सोनम, तुम तो कभी बड़ी भाभी से ऐसे कभी बात नहीं करती हो। शिवम ने सोनम से पूछा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, सोनम ने शिवम से कहा। शिवम ने सोनम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। सोनम की आंख में आंसू आ गए और उसने सारी बात शिवम को बता दी। धीरे से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ठीक है, शांत हो जाओ, शिवम ने उसे पानी देते हुए कहा। तभी कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर जेठानी जी कमरे के अंदर आई। भैया, मैं 2 मिनट सोनम से बात कर सकती हूँ जी, कहकर शिवम बाहर निकल गए। जानती हूँ मैं तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं क्या करूँ? मम्मी जी ने मुझे ऐसा करने को कहा है। मुझसे कहा तुम बाहर रहती हो, ना जाने क्या क्या खाती पीती हो, इसलिए तुम्हारे रसोई घर में आने पर हर चीज़ का ध्यान रखूं और तुम बार बार फ्रिज वगैरह खाना बनाते हुए छू लेती हो। उन्हें पसंद नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पूरा रसोई घर साफ करना पड़ता है, गंगा जल डालकर धोना पड़ता है। बताओ मैं क्या करूं? उन्होंने मुझसे कहा है तुम्हें मंदिर में ठाकुर जी को भोग तुम्हें ना बनाने दूं। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे इस तरह का व्यवहार करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, कहकर वह रो पड़ी। सॉरी दीदी, आप मुझे पहले बता देती तो शायद इस सब की नौबत ही नहीं आती। मुझसे नाराज़ तो नहीं होना सोनम? नहीं, सोनम ने मुस्कुराकर कहा। जेठानी जी वहाँ से चली गई और उसका दिमाग गुस्से से उबलने लगा। वह धीरे धीरे कमरे में टहलने लगी। थोड़ी देर बाद जब शिवम कमरे में आया और पूछा, अब तुम्हारा मूड कैसा है? सोनम ने कहा, ठीक है शिवम जी, हम घर कब जा सकते हैं? तैयारी कर लो, कल सुबह की ट्रेन में टिकट मिल गए हैं। इतनी जल्दी? हाँ, शिवम ने आंख चुराते हुए कहा। शिवम, क्या हुआ है? इतनी सी बात पर तुमने तुरंत टिकट करा लिया? क्या कोई बात है जो मुझे बता नहीं सकते हैं? वैसे तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने मम्मी को बड़बड़ाते हुए सुन लिया। बाहर रहती है, जाने क्या करती होगी, कुछ भी परिवार और धर्म से करने को बोलो तो आज की बहुओं को बुरा लग जाता है। मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि तुम चंडीगढ़ में भी सब कुछ मम्मी के हिसाब से करती हो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा बिना नहाए खा पी लिया करो, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो। मम्मी को भी मैंने कई बार बताया चंडीगढ़ में ठंडी बहुत पड़ती है, फिर भी सोनम नहा धोकर ठाकुर जी का भोग लगाकर सब कुछ साफ सफाई से करने के बाद ही खाना खाती है। फिर ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मुझे आज अच्छा नहीं लगा। जानता हूँ हमारी शादी प्रेम विवाह है, लेकिन शादी के इतने साल बाद भी अगर वह अपने बेटे का विश्वास नहीं करती हैं तो वह बहू पे विश्वास कैसे कर सकती हैं?
बच्चे कमरे में आए और पूछने लगे, मम्मी पापा आप लोग क्या कर रहे हो? सामान क्यों पैक कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, सारा सामान फैल गया था और कभी भी वापस जाना पड़ सकता है, इसलिए सारा सामान एक जगह पर रख रही हूँ। तभी जेठानी जी कमरे में आई और बोली, चलो खाना खा लो चलकर। दीदी मुझे भूख नहीं है, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। ऐसा कुछ नहीं है। और ये सामान क्यों फैला कर रखा है? कुछ नहीं भाभी, इसकी आदत है, जब यह नाराज होती है तो अपना सारा सामान लगाने लगती है, कहकर शिवम ने बात खत्म कर दी। भैया चलकर खाना खा लीजिए, आप सबको खाना खिलाइए, मैं आती हूँ। भाभी एक काम करिए, एक प्लेट में खाना लगाकर मुझे दे दीजिए, मैं यहीं पर खाना खा लूँगी और सोनम को भी खिला दूंगा। ठीक है भैया, कहकर वह वहाँ से चली गई। सोनम के गुस्से को शिवम अच्छी तरह से जानता था, पर पता था कि वह बाहर जाकर खाना नहीं खाएगी, उसके अहम को चोट लगी है, इसलिए वह बाहर जाकर थाली लेकर आया और सोनम को खाना खिलाने लगा। सोनम ने जल्दी से खाना खाया और अपना काम निपटाने लगी। शिवम बाहर जाकर खाना खाने चले गए। सोनम सोने की तैयारी करने लगी तो शिवम उसके पास आया और बोला, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, मेरा प्रमोशन हो गया है और शायद कंपनी मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो तुम क्या चाहते हो? जब तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ तो मैं यहाँ रहूँ? मैं साफ साफ बोल देती हूँ, या तो तुम मुझे ऑस्ट्रेलिया अपने साथ लेकर चलो या फिर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। शिवम ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, पूरी बात तो सुन लिया करो। इस बार कंपनी 4 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज रही है, साथ में फैमिली को भी। मैंने पहले ही शर्त लगा कर रखी थी, इस बार मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ जाएगी। ठीक है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट 2-3 महीने की अलग बात है, लेकिन 4 साल बहुत होते हैं। सोनम का बिगड़ा मूड ठीक हो गया, मुस्कुराकर शिवम के गले लग गई। सारी रात जागकर दोनों ने अपनी पैकिंग की। सुबह सुबह वह रसोई घर में नहीं गई, नहाकर बाहर से ही भगवान को माथा टेक कर वापस अपने कमरे में चली गई। सासू माँ ने आवाज़ देकर कहा, सोनम आओ और सबको चाय नाश्ता करवाओ आकर। तभी शिवम ने अंदर से आवाज़ देकर कहा, सोनम यहाँ पर मेरा कुछ सामान ढूंढ रही है। जेठानी बोली, कोई बात नहीं, मैं सबको चाय नाश्ता देती हूँ। और वह चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई घर में चली गई। आधे घंटे बाद शिवम, बच्चे और सोनम अपने कमरे से बाहर निकले, साथ में उनका पूरा सामान था। अरे शिवम, तुम कहाँ जा रहे हो? पापा ने पूछा। हाँ पापा, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, मेरी कंपनी से फ़ोन आया था, मुझे जल्दी वापस आने के लिए बोला है। रात में फ़ोन आया था, आप लोग सो रहे थे इसलिए नहीं बता पाया। तत्काल में मैंने ट्रेन का टिकट निकाला है, 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। बेटा कम से कम बताना तो चाहिए था, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। हाँ पापा, माफ़ करना, मुझे निकलना है, मेरी ओला कैब आ गई है। लेकिन बेटा घर में गाड़ी है, फिर कैब क्यों? हम लोग चलते हैं ना तुम्हें छोड़ने। तुम इस तरह से क्यों जा रहे हो? ना तुमने नाश्ता किया, ना ही रास्ते के लिए खाना पैक करवाया। बच्चों के लिए ही कुछ नाश्ता रखवा लेते। सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, हम खाना बाहर खा लेंगे और नाश्ता भी बाहर से खरीद लेंगे। मैं आपके रसोई घर में जाकर उसे अपवित्र नहीं करना चाहती। ना ही मेरे जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि आपको गंगा जल से रसोई घर धुलवाना पड़े। मम्मी जी, मैं आज पूछ रही हूँ, आपके अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं है क्या? अब जब मैं भी आऊँगी तो आपके रसोई घर में कभी भी पैर नहीं रखूँगी। दूर से सासू माँ को प्रणाम किया और कहा सुना, माफ़ करिए, कहकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। बच्चे पापा के साथ पहले ही गाड़ी में बैठ चुके हैं। ससुर जी को पूरी बात समझ में आ गई। जब तक वह कुछ कहते तब तक गाड़ी चल पड़ी। देखा आशा जी, आपके नियम कभी कभी बच्चों को कितना दुख देते हैं। आज हमारे बच्चे भूखे चले गए, सोनम के ससुर जी बोले। सोनम के जेठ जी दौड़ते हुए बाहर आए और बोले, पापा
बच्चे क्या बोल रहे हैं? शिवम चला गया। मैं बाथरूम में था, मुझे अभी पता चला। हाँ बेटा, ऐसा क्या हो गया पापा जो शिवम को इस तरह से जाना पड़ा? पापा ने सारी बात सौरभ को बता दी। वैसे तो वह कह रहा था कि कंपनी ने बुलाया है, क्या आप नहीं जानते? पापा वह अपना गुस्सा कभी भी किसी को नहीं दिखाता है। मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ, रहने दे, कोई फायदा नहीं। उसने तो यह भी नहीं बताया कि किस गाड़ी में रिजर्वेशन करवाया है। कहाँ ढूंढेगा, इतना बड़ा स्टेशन है। मैं पता कर लूँगा, मैं जाता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, कहकर दोनों लोग दौड़कर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे यह हमारी टैक्सी किस तरफ जा रही है? इस तरफ तो रेलवे स्टेशन नहीं है। हाँ मुझे पता है, हम लोग फ्लाइट में चंडीगढ़ जा रहे हैं, लेकिन आपने तो वहाँ मैंने वह झूठ बोला था। मैं नहीं चाहता कि सौरभ भैया मुझे मनाने के लिए स्टेशन पर आए और मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको इतना गुस्सा आ रहा है, माफ़ करना सोनम, अगर मैं तुम्हें अपने घर में सम्मान नहीं दिला पाया तो मेरा तुमसे प्यार करना और तुम्हारे पापा को वादा करना कि मैं तुम्हारा हर जगह ख्याल रखूंगा। लेकिन किसी एक की गलती पर नाराज होकर रूठ जाना ठीक है। तुम ठीक कह रही हो, गलत को गलत ना बोलकर उसका चुपचाप साथ देना भी गलत है। माँ जब भाभी को ज़्यादा साफ सफाई के लिए जोर देती और बेचारी भाभी आधा आधा दिन खाली पेट काम में लगी रहती, तब मैं विरोध करता और भाई कुछ नहीं बोलता। तब माँ कहती तेरी बीबी आए तब बोलना। माँ नाराज हुई, मैंने भी अनशन ले लिया, घर में कुछ खाता पीता ना किसी से बात करता। फिर मैंने हथियार डाल दिए। भाभी ने उस दिन मेरी पसंद का खाना बनाया और धन्यवाद कहा, इसलिए मैं उनसे कभी नाराज नहीं होता। वह वही करती हैं जो माँ उनसे कहती हैं। मैं समझ गई क्या यही कि कभी कभी मौन रहना भी जरूरी होता है अपनी बात मनवाने के लिए। ये बात माँ जितना समझ जाए तो अच्छा है। सोनम ने मुस्कुराकर शिवम की तरफ देखा और उसके कंधे पर सर रखकर भगवान को शुक्रिया किया जो उसे इतना सुलझा हुआ जीवन साथी दिया, जिसे अपनी पत्नी के मान सम्मान का इतना ध्यान है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।